जय हिंद दोस्तों, मैं सुभाष चंद्र जोशी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फौजी YouTube गुरुजी में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस के बारे में कि इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के ईमेल में आरबीआई से जो आपको मैसेज प्राप्त हुआ है वह क्या है, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, कब जाना है, कहां जाना है, यह पूरी जानकारी इस ईमेल में दी गई है। और एक बात और आपको मैं बताना चाहूंगा कि आरबीआई ने अपनी रिक्रूटिंग के लिए अब कार्रवाई बड़ी त्वरित कर दी है। बहुत जल्दी आरबीआई अपने रिक्रूटमेंट को फिनिश करना चाहता है। इसी संदर्भ में आप देख सकते हैं कि 8 तारीख को एलपीटी टेस्ट लेने के बाद आरबीआई कानपुर ने 10 तारीख को अपना पहले बैच का डीवी कंप्लीट कर दिया है। सैटरडे संडे के बाद 13 तारीख को एक डीवी का जो मेल है वो आज मैं आपको दिखा रहा हूं। और यह जो 13 तारीख को डीवी है उसका मेल इंडिविजुअल कैंडिडेट को 10 तारीख की इवनिंग में मिला है। तो इसके बीच में जो है टाइम ड्यूरेशन भी बहुत कम है। इसके लिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स मेल का इंतजार न करें, उससे पहले ही कंप्लीट डॉक्यूमेंट तैयार कर लें। उसके लिए करना आपको क्या है, इस वीडियो को कंप्लीट देखें, आपको पता चल जाएगा क्या क्या डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं, क्या हमारे पास अवेलेबल है, किसको हमें बनाना है। इसमें कुछ एक बातें जो 10 तारीख के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नजर आई, सामने आई, उन पे भी चर्चा करेंगे, उनको भी बताएंगे कि उसके सापेक्ष आपको क्या क्या काम करना है कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में डिस्क्वालीफाई या आपको परेशानी का सामना न करना पड़े। तो वीडियो शुरू करें उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे रेड कलर के बटन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने उन सभी जानकारियां दोस्तों तक शेयर करें जो कि आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट की ऑनगोइंग प्रोसेस में डीवी का वेट कर रहे हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो मेल में आया है कार्यालय परिचारक की भर्ती पैनल ईयर 2020, यहां से मैसेज आया, महोदय कृपया हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित दिनांक 24 फरवरी 2021 के विज्ञापन का संदर्भ लें जिसमें कार्यालय परिचारकों के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे। तदुपरांत दिनांक 7 जुलाई 2021 को उपरोक्त वेबसाइट पर प्रकाशित अंतरिम रूप से चयनित किए गए उम्मीदवारों के रोल नंबरों की सूची का संदर्भ लें। यह आपका पॉइंट 1 है। इसमें नोटिफिकेशन कब आया था, टेस्ट कब हुआ था और उनका रिजल्ट कब आया था। इस संदर्भ में सूचित किया जाता है कि 8 सितंबर 2021 बुधवार को एमडी इन्फोटेक 119 ई ब्लॉक श्यामनगर कानपुर 208013 उत्तर प्रदेश में आयोजित भाषा प्रवीणता परीक्षा, जिसे हम एलपीटी के नाम से जानते हैं, में योग्य घोषित किया गया है। एलपीटी में जो योग्य है उन्हें ही आपको डीवी के लिए बुलाया जा रहा है और अनुमानतः एलपीटी में लगभग सभी लोग योग्य घोषित किए गए हैं। पॉइंट नंबर 3 है, इस संबंध में आपको 13 सितंबर 2021 सोमवार को पूर्वाह्न सुबह 9:30 पर बजे दस्तावेज सत्यापन के लिए नीचे दिए गए पते पर उपस्थित होने की सलाह दी जाती है। आपको 9:30 पर इस एड्रेस पे आना है। दस्तावेज सत्यापन के लिए स्थान भारतीय रिजर्व बैंक, मानव संसाधन प्रबंधन विभाग, माल, महात्मा गांधी रोड, कानपुर 208001 उत्तर प्रदेश। तो ये एड्रेस है जिस पे आपने अपने पहले भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्पीड पोस्ट पे भेजे थे, यह वही एड्रेस है। पॉइंट 4, यहां से अब आपके बहुत काम की बातें होती हैं, यहां से वीडियो को ध्यान से देखें, कोई स्किप ना करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपकी काफी समस्याओं का इसी में वीडियो में समाधान हो सकता है। पॉइंट 4 है, उम्मीदवारों द्वारा निम्नलिखित दस्तावेजों के मूल प्रमाण पत्रों के साथ उपस्थित होना अनिवार्य है तथा अधोलिखित बिंदुओं का विशेष ध्यान रखना है। जो नीचे आपको डॉक्यूमेंट्स दिए हैं उनकी आपको मूल प्रमाण पत्र, ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेके जाने हैं। जन्म तिथि प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र या 10वीं की कक्षा उत्तीर्ण प्रमाण पत्र, या तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट या हाई स्कूल का सर्टिफिकेट।
कक्षा 10वीं के उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र तथा अंक तालिका, हाई स्कूल के आपके मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट दोनों चाहिए। उम्मीदवार 1 फरवरी 2021 की तिथि पर स्नातक नहीं होना चाहिए। मतलब आप 1 फरवरी 2021 से पहले ग्रेजुएट कैंडिडेट नहीं होने चाहिए। ये इसकी एक बैरिगेड्स है कि ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए यह पोस्ट एप्लीकेबल नहीं है। शैक्षिक योग्यता संबंधी अन्य दस्तावेज, जैसे आपने अगर +2 का लगाया है, कोई कोर्स लगाया है, ITI लगाया है, तो उसके भी आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। निवास प्रमाण पत्र के विषय में RBI का पहले से ही क्लियर बहुत विचार है कि आप जिस रीजन से अप्लाई किए हैं उस रीजन का आपके पास डोमिसाइल मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। उसके बाद पॉइंट नंबर 5 आता है SC, ST, OBC कैटेगरी के अंतर्गत आरक्षण चाहने वाले उम्मीदवारों को अपनी जाति अधिनियम आदेश जिसके तहत उक्त जाति को SC, ST, OBC के रूप में मान्यता प्राप्त है और गांव नगर जहां का वह मूल रूप से निवासी है को स्पष्ट रूप से दर्शाते हुए नामित पदाधिकारी से भारत सरकार द्वारा पदों पर नियुक्त हेतु बनाए गए निर्धारित प्रारूप में से ही एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। मतलब आप इसमें कंप्लीट SC, ST और OBC के संदर्भ में आपको भारत सरकार के फॉर्मेट में इन्हें अपना कास्ट सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना होगा। उसके बाद पॉइंट नंबर 6, आयु श्रेणी में छूट की मांग करने वाले उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन निर्दिष्ट तिथि के समय आवश्यक प्रमाण पत्रों की प्रतियां जमा कराना आवश्यक है। मतलब आयु एज रिलैक्सेशन किस किस को चाहिए होता है, एक्स सर्विसमैन को चाहिए होता है, ऑल कैटेगरीज होती हैं उनके लिए एज रिलैक्सेशन होता है, कास्ट कैटेगरीज, PWD कैंडिडेट के लिए एज रिलैक्सेशन होता है। तो जनरल को छोड़कर जो भी एज रिलैक्सेशन एक्वायर कर रहा है उन्हें अपनी कास्ट सर्टिफिकेट या जिसके बिहाफ पर वह एज रिलैक्सेशन चाहता है वह सर्टिफिकेट यहाँ पे प्रोड्यूस करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 7वां पॉइंट है भर्ती में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, EWS के लिए आरक्षित कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक मंत्रालय, लोक शिकायत और पेंशन, भारत सरकार के दिनांक 31/1/2019 के कार्यालय ज्ञापन संख्या ESTTIRES द्वारा नियंत्रित किया जाता है। EWS श्रेणी के तहत आरक्षण का लाभ किसी सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर से भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी आय और संपत्ति प्रमाण पत्र के प्रस्तुतिकरण पर लिया जा सकता है। उम्मीदवार द्वारा आय और संपत्ति प्रमाण पत्र उक्त पद के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि से पहले का जारी होना चाहिए। मतलब आपको जब का ये नोटिफिकेशन है उससे पहले का आपका EWS सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये पॉइंट नंबर 7 है, EWS कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 8, यह हमारे सैनिक भाइयों के लिए है। जिन भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवारों ने केंद्र सरकार के अधीन समूह ग और घ में पहले ही रोजगार प्राप्त कर लिया है उन्हें केंद्र के अधीन उच्चतर ग्रेड या कैडर या समूह ग घ में रोजगार प्राप्त करने के लिए भूतपूर्व सैनिकों के लिए निर्धारित आयु संबंधी छूट का लाभ दिया जाएगा जो इस फॉर्म को भरने से पहले ही कहीं पर C या D कैटेगरी में पहले ले चुके हैं जॉब, उन्हें आयु में छूट दिया जाएगा। तथापि लेकिन ऐसे उम्मीदवार केंद्र सरकार की सेवा में भूतपूर्व सैनिकों के लिए दूसरी बार आरक्षण का लाभ के पात्र नहीं होंगे। उन्हें एक्स सर्विसमैन का रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा, ओनली आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। RPWD अधिनियम 2016 अब 9वां पॉइंट है ये की धारा 34 के तहत बेंचमार्क विकलांग व्यक्ति PWD आरक्षण के लिए पात्र हैं। अंतिम रूप से शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को RPWD अधिनियम 2016 के अनुसार इस संबंध में समय समय पर जारी किए गए भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार नवीनतम विकलांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। बैंक की वेबसाइट पर प्रकाशित विस्तृत विज्ञापन का संदर्भ लें। देखिए आपको PWD के लिए जो सर्टिफिकेट है उसमें कौन कब कब जारी किया जाता है, यह इस पे बैंक की वेबसाइट पर डिटेल में दिए गए हैं उनके फॉर्मेट्स, उसको जरूर एक बार चेक कर लें। 10वां पॉइंट है भूतपूर्व सैनिक श्रेणी से संबंधित उम्मीदवार को 10वीं कक्षा SSC मैट्रिकुलेशन उत्तीर्ण होना आवश्यक है। हाई स्कूल पास होना
भूतपूर्व सैनिक के लिए आवश्यक है और कम से कम 15 साल की रक्षा सेवा प्रदान करना आवश्यक है और आपने 15 ईयर का डिफेंस सर्विस ड्यूटी दिया हो, बशर्ते उन्होंने सशस्त्र बलों से बाहर स्नातक नहीं किया हो। आउटसाइडर ग्रेजुएट नहीं होना चाहिए, यूनिवर्सिटी, इग्नो या किसी और ऐसा उनके पास ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट सैन्य सेवा से बाहर का नहीं होना चाहिए। इसमें एक पॉइंट मैं जोड़ना चाहूंगा, जो आर्मी ग्रेजुएशन स्पेशल सर्टिफिकेट सभी सैनिक कर्मचारियों को पेंशन आते समय मिलता है, वह यहाँ पर लागू है, वह आपको डिस्क्वालीफाइड नहीं करेगा। तो पॉइंट नंबर 11, भूतपूर्व सैनिकों को भर्ती विज्ञापन के एनेक्सर 2 में दर्शाए दस्तावेज अनुसार उपयुक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र, निर्मुक्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। एक इसके रिजल्ट में एनेक्सर 2 है, जिसे आपने अपने अधिकारी से, सैन्य अधिकारी से साइन कराकर इन्हें प्रोड्यूस करना होगा। द लास्ट बट नॉट द लीस्ट 12वां पॉइंट, कृपया दस्तावेज सत्यापन हेतु इस ईमेल की प्रतिलिपि के साथ उपस्थित हों। कृपया वापसी ईमेल से पावती दें। इस ईमेल का आपने प्रिंट आउट निकालना है और इस ईमेल की प्राप्ति के लिए आपको इसी आरबीआई की इसी वेबसाइट पर रिप्लाई देना है कि मुझे यह ईमेल प्राप्त हो चुका है। तो इस प्रकार इस ईमेल में आपको बताई गई सीधी सीधी बातें पूरी हो गई हैं। यह अभी भेजा है सादर मानव संसाधन प्रबंधन विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, कानपुर कार्यालय से। और इसमें यही है कि भाई इसमें कोई इन्फॉर्मेशन, बैंक अकाउंट डिटेल नहीं मांगता है। और दूसरी अंग्रेजी है कि अगर आपके पास गलती से आ गया है तो यह आप इसको प्रिंट आउट ना करें, डिलीट कर दें। इस प्रकार से यह इसमें बातें हैं। और ये हमने इसको सर आई हैव रिसीव्ड द ईमेल करके हमने इसकी पावती भेज दी है। तो एक जो इम्पोर्टेंट बात जो मैं बोलना चाह रहा था कि वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, वह यह है कि 10 तारीख के जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है उसमें 2 या 3 पॉइंट्स कुछ उभर कर आए हैं, जिसमें कि कैंडिडेट को परेशानी हो रही है या आरबीआई की तरफ से उन्हें कुछ उसमें क्रॉस किया जा रहा है। तो उसमें एक पॉइंट्स तो यह है सबसे ज़्यादा जो देखा जा रहा है कि कैंडिडेट्स ने अपना हाई स्कूल किसी अदर स्टेट से किया है। मान लो किसी कारणवश उन्होंने पढ़ाई के लिए अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ चला गया, कहीं चला गया, तो मान लो बिहार का बंदा है और वो दिल्ली में आके पढ़ा या महाराष्ट्र में पढ़ा या एज कुछ भी हो, एज यूजुअल होता है कई बार। तो एक वहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है कि उसमें कुछ प्रॉब्लम कर रहे हैं। दूसरा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स में भी आया है कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका पुराना नहीं होना चाहिए, जबकि डोमिसाइल सर्टिफिकेट 1 टाइम होता है। उसमें भी एक प्रॉब्लम आ रही है कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। और एक तीसरी पॉइंट जो है वो ग्रेजुएशन से ही संबंधित है। जिस व्यक्ति का ग्रेजुएशन एंट्री है उनको भी इसमें आरबीआई की तरफ से प्रोवाइडेड किया जा रहा है, प्रतिबंधित किया जा रहा है। तो ये 3 पॉइंट हैं जो कि विशेष हैं। बाकी आपको आपके अगर कोई डॉक्यूमेंट वहाँ पर आप ये गलती से या अंडर प्रोसेस है तो उसके लिए आरबीआई आपको एक शॉर्ट नोटिस समय दे भी सकता है कि आप इतने समय में उस डॉक्यूमेंट को प्रोवाइड करें। तो आपको मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपकी सारी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि एलपीटी के बाद जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है उसमें हमें क्या क्या लेकर जाना है, किस प्रकार हमने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको इससे ज़रूर कोई ना कोई मदद मिली होगी या फ़ायदा होगा। तो अब मिलेंगे हम ऐसे ही किसी एक और अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद।